देखिए दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी लेवल, नेट, जीआरएफ में भी काम आने वाला है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार केवल कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति। मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों से अलग क्यों है? आज जानेंगे कि मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों से अलग क्यों है। इनका विश्लेषण इन बिंदुओं से किया जा सकता है। पहला है न्याय संगत, जस्टिसिएबल। यदि इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। मतलब यहाँ कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट जो दिल्ली में है वहाँ अपील कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जो कि प्रत्येक राज्य के लगभग राजधानी में होता है, जा सकता है। अब देखते हैं राज्य के विरुद्ध संरक्षण। ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य की मनमानी शक्तियों पर लगाते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह लग जाता है कि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मनमानी तरीके से बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित मानदंड के अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नागरिकों के अधिकारों को क्या करता है? संरक्षण देने का प्रदान करता है। क्या देने का प्रदान करता है? संरक्षण देने का प्रदान करता है। अब देखते हैं अस्थाई नहीं। मतलब ये मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये असीमित नहीं है। सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब सरकार जो है मौलिक अधिकार पे उचित प्रतिबंध लगा सकती है। कैसा प्रतिबंध लगा सकती है? उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर। मतलब जब सरकार को लग जाए कि नागरिकों को मौलिक अधिकार की वजह से देश का कानून या देश की रक्षा व्यवस्था में किसी तरह की बाधा आती है, तो सरकार इस समय या उस अवधि के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अब देखते हैं निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्या कह रहा है? सस्पेंशन। आपके मौलिक अधिकार का सस्पेंशन कब हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राष्ट्रपति शासन है, और एक आर्थिक आपातकाल है जिसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो निलंबन 2 मौलिक अधिकार का नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21 का। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस 2 मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। संविधान में मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में अधिकार प्रदान करता है। श्रेणी 1 अनुच्छेद 14 से 18 है ना, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। कानून के सामने सब बराबर है। छुआछूत और भेदभाव का अंत। मतलब कह रहा है ये अनुच्छेद 14-18 कि कानून के सामने सभी बराबर है और कानून सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा। मतलब इक्वली बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 19 से 22 को कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। तो ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अब देखते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम पर रोक। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है कि किसी भी बच्चे से जबरन काम नहीं कराया जा सकता या किसी भी व्यक्ति से जबरन काम नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 23-24 मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में कर अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी शिक्षा संस्थानों का संरक्षण। जिस तरह से आप देखते होंगे कि भारत में क्रिश्चियन है, स्कूल का एक अलग तरह का संरक्षण दिया हुआ है, वहाँ पे सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता है। ठीक है, भारत के किसी भी प्रकार का रिचुअल्स को वहाँ पे नहीं मनाया जाता है। मतलब जो भारत के खास प्रकार का है उनको अपने तरह से चलाने का अधिकार दिया हुआ है। उसी तरह से हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी मतलब बहुत सारे सुविधाएं दिया गया है। ये कहीं न कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी शिक्षा संस्थाओं का संरक्षण के लिए। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? जिसकी संख्या कम है। संवैधानिक उपचार, आज देखते हैं अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार या संविधान की आत्मा। मतलब अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जो सभी अनुच्छेद को लागू करवाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट भेजने का क्षमता रखता है। इसीलिए इसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं संविधान का आत्मा और हृदय भी कहते हैं, क्योंकि यही एक अधिकार है जिसके सहारे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार को लागू करवाने के लिए या रक्षा करने के लिए। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है उच्च स्तरीय विश्लेषण के प्रमुख स्तंभ। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह सबसे गतिशील अनुच्छेद है। आपसे पूछेगा कि सबसे गतिशील अनुच्छेद कौन सा है, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 21 जो है सबसे डायनामिक अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस के बाद इसकी व्याख्या इतनी व्यापक कर दी कि इसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। और अनुच्छेद 21 इतना बड़ा होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें नए नए शब्द जोड़े जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 21 को कहा जाता है निजता का अधिकार, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी आया हुआ है। अब देखते हैं न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13 में ये बात किया गया है। अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू मतलब कहता है कि अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वह किसी भी ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को इतना अधिकार देता है कि न्यायपालिका अधिकार देता है या शक्ति देता है किसी भी ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दे जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। मतलब अनुच्छेद 13 ये दिखाता है कि किसी भी देश में संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है। अब देखते हैं अनुपातिकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अदालतें अब केवल यह नहीं देखती कि प्रतिबंध कानूनी है या नहीं, बल्कि यह भी देखती है कि क्या वह प्रतिबंध जरूरी और उचित है या आधुनिक मानवाधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। अनुपातिकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अदालतें अब केवल यह नहीं देखती कि प्रतिबंध कानूनी है या नहीं, बल्कि यह भी देखती है कि क्या वह प्रतिबंध जरूरी है और उचित है यह आधुनिक मानवाधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखते हैं आगे, आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमारे मौलिक अधिकार का। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। भारत के संविधान में अधिकारों के साथ साथ जेल में डालने के कड़े प्रावधान भी हैं जो कई बार लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत लगते हैं। मतलब कभी कभी सरकार जो है कुछ विशेष अधिकारों का प्रयोग करके बेवजह किसी व्यक्ति को जेल में डाल सकता है। ये निवारक निरोध के नाम पे, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखते हैं आर्थिक अधिकारों का अभाव। इसमें काम का अधिकार या भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है,
ये नीति निर्देशक तत्वों में है जिससे सामाजिक न्याय अधूरा रह जाता है। मतलब देखिए, कर आर्थिक अधिकारों का अभाव, संविधान में किसी भी प्रकार का आर्थिक अधिकारों का अभाव है। मतलब कह रहा है कि इसमें काम का अधिकार या भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में है जिससे सामाजिक न्याय अधूरा रह जाता है। इसका मतलब हुआ कि आर्थिक अधिकारों अर्थात काम का अधिकार और भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा जाता है, देखते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास और राज्य की तानाशाही को रोकने के बीच एक संतुलन बनाते हैं। मतलब मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास और राज्य की तानाशाही को रोकने के बीच एक संतुलन बनाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। ये अधिकार ने केवल नकारात्मक बाध्यताएं हैं, राज्य को कुछ करने से रोकना है, बल्कि सकारात्मक निर्देश भी है जो एक समतावादी समाज की स्थापना करते हैं। तो मौलिक अधिकार यदि सही तरीके से देश में लागू किया जाए तो उस देश का भविष्य बहुत ही ब्राइट हो सकता है, भविष्य बहुत ही आगे जा सकता है। यदि उसी मौलिक अधिकार को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो उससे देश के गरीब, मजदूर और उपेक्षित व्यक्तियों का कोई भला नहीं हो सकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह से नए नए वीडियो लाते रहेंगे और ये वीडियो ग्रुप डी से लेकर के UPSC लेवल तक के छात्र के लिए मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपका समय बर्बाद नहीं हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।